हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, उसके सीरीज का हम वीडियो बना रहे हैं। लगभग 400 क्वेश्चंस हैं और ये संविधान के हर भाग से पूछे गए हैं, हर पार्ट से पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से पूछ लिया हो। अगर ये आप सीरीज देखते हैं तो अभी जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आप जानते हैं 50 नंबर की जीके जीएस आने वाली है। तो जाहिर सी बात है 4 से 5 नंबर जो है वो पॉलिटी से आएगा। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि हर शिफ्ट में कहाँ से किधर से कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल के सीरीज में हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज उससे हम आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 243 क्यू। ये आर्टिकल 243 क्यू जो है वो नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सबके गठन से संबंधित ये है। देखिए, आपके संविधान में नगर पालिका से हो गया, नगर पंचायत से हो गया, इन सब से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पहले तो देखिए, मूल संविधान में नहीं था। आपके संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये ऐड किया गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये ऐड किया गया और इसके लिए एक अलग से भाग बनाया गया। कौन? भाग 9A। ठीक है, और अगर बात करें किस आर्टिकल, तो 243 से लेके 243 जेड जी तक नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम से संबंधित ये सब है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 243 क्यू भाग 9A कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। 1951 में निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं पूरी करनी होंगी? ठीक है, ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, हमें लग रहा है चुनाव देने के लिए या ऐसा कुछ था। तो इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन है किसी भी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी? आपको मालूम है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो संविधान में कितने अनुसूची थे? तो ओरिजिनल संविधान में 8 ही अनुसूची थे, 4 अनुसूची उसके बाद में जोड़े गए। तो 9वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब जोड़ा गया था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, किस आर्टिकल और इसमें कौन सा आर्टिकल आया था? 31B। ठीक है, आर्टिकल 31B के तहत जोड़ा गया था और इसी आर्टिकल को, जो 9वां अनुसूची है, इसे आप न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं रख सकते। आपको ये ध्यान रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि किस अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं रख सकते, तो वो है आपका 9वां अनुसूची ही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस भारतीय निर्णय ने संविधान की मूल संरचना की संकल्पना निर्धारित की हो? तो आपको मालूम है बहुत फेमस केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। इसमें क्या बोला गया कि आप संविधान के मूल ढांचे को, ठीक है, मूलभूत सिद्धांत और ढांचे को नहीं बदल सकते हो। संविधान में आप संशोधन करना है करिए, लेकिन उसके मूल ढांचे को और सिद्धांत को नहीं बदलना है आपको। इसके साथ साथ आपका इसको डेट भी याद रखना चाहिए, कब एक फैसला आया था? तो 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया था। तो साथ में ये भी याद रखना है। अगर ऐसे नहीं याद रख सकते हो तो जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी, उनका डेट ऑफ बर्थ भी ये है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यानी किस वर्ष आया गया था? तो देख लीजिए, 91वां संशोधन जो है, संविधान संशोधन, वो 2003 में हुआ था। और एक किससे रिलेटेड था? तो आप ये भी जान लीजिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 जो था, वो ये बोला कि राज्य में जो मंत्री परिषद की संख्या होगी, राज्य में जो भी मंत्री परिषद की संख्या होगी,
वो मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीधे शब्दों में मैं बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानसभा की कितनी सीट है, 100। विधानसभा, आप जानते हैं हर राज्य में विधानसभा चुनाव होता है जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, जिससे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो इस समय किसका वो है, कौन मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जी। तो जैसे मान लीजिए किससे रिलेटेड था, किसी राज्य के विधानसभा में मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 सीट है तो मंत्री परिषद कितने होंगे, आप मतलब 100 में से कितने लोगों को मंत्री पद दे सकते हैं, तो वो सिर्फ 15 लोगों को दे सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 100 में 100 लोगों को मंत्री बना के घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया। उसके बाद आइए, 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के पीछे मुख्य वास्तुकार कौन थे, आपको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, 5वीं अनुसूची, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो ये तो है इसका आंसर 5वीं अनुसूची। तो फिर पूर्वोत्तर राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो वो 6वीं अनुसूची में दिया गया है। 6वीं अनुसूची में किसके किसके, तो देखिए 4 राज्य हैं, आपको याद होना चाहिए, असम, त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मेघालय, ठीक है। इन 4 राज्य ये जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, इनमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है वो कौन सा है, 6वीं अनुसूची में दिया गया है। बाकी और इस 4 राज्य के अलावा और राज्यों में जितने में भी हो वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्याय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये क्या है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, यह संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। ये क्या है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है, तो आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग बहुत ही चर्चित है, जिसे आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं, यूपीएससी होता है, ठीक है। ये संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक किस आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 315, इसमें एक आ गया है कि संघ और राज्य अपने क्षेत्र में सेवाओं के लिए सेवाएं निर्मित कर सकते हैं, आर्टिकल 315। और अगर भाग की बात करें तो भाग 14 में ये सब बातें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार के मंत्री अपने पद पर रहते हैं, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल चाहेगा और मंत्री बने रहेंगे, नहीं चाहेगा उन्हें निरस्त कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये है। 36वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस न्यायालय को भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है, तो आपको मालूम है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, भारतीय संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन के संबंध में क्या प्रावधान करता है। देखिए ये निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है यह हमेशा 3 सदस्य थी। अभी देखिए अभी आपका 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक चुनाव आयुक्त हैं जो कि ज्ञानेश कुमार जी हैं और बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन ये हमेशा से नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यह संवैधानिक रूप से एकल सदस्य निकाय है जिसकी अध्यक्षता केवल मुख्य चुनाव आयुक्त करता है, ये भी नहीं है क्योंकि अभी आपको मालूम है उसमें 3 सदस्य हैं। संघीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए इसमें प्रत्येक प्रमुख राज्य से एक चुनाव आयुक्त संकल्प होना सम्मिलित होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th है। देखिए आरंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय क्या था, यह एकल या बहुत सदस्यीय हो सकता था।
लेकिन इसमें 1989 तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। 1989 के बाद इनमें क्या संशोधन किया गया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो सही डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 1989 से ये हो गया कि ये त्रिस्तरीय मत रहेगा, मतलब 3 सदस्य इसमें रहेंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा और 2 चुनाव आयुक्त रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया है किसमें, भाग 15 में, और आर्टिकल 324 से 329 तक है। इतनी सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 है 105वां संविधान संशोधन ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियां। इससे पहले क्या है, ओबीसी की पहचान करने के लिए किसके पास शक्तियां थी, तो केंद्र सरकार के पास थी, लेकिन ये राज्य सरकार के पास आ गई 105वां संविधान संशोधन के बाद से। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार देता है, तो आपको ये आर्टिकल मालूम होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 244। ठीक है, आर्टिकल नंबर 244, और यहीं से आपको मालूम 2 आर्टिकल और याद रख लीजिए, 244(1) और 244(2). ठीक है, 244(1) में क्या है कि पहले 244(2) समझ लीजिए। 244(2) छठवीं अनुसूची के लिए है। अभी मैंने बताया था छठवीं अनुसूची क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की जो है उनके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से रिलेटेड है। बाकी 244 में इन 4 राज्यों को छोड़कर और सभी राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण आता है। और बात करें इस क्वेश्चन का, तो ये राष्ट्रपति को कौन अधिकार देता है, तो आर्टिकल नंबर 244। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत किस केंद्रीय कानून के प्रतिकूल राज्य का कानून राज्य में तभी लागू हो सकता है जब, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल राज्य का कानून राज्य में तभी लागू हो सकता है जब, कब होगा, इस देखिए ये ऑप्शन नंबर इसका 4 है, इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाए और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो, तभी आप क्या कर सकते हैं कि केंद्र कानून के प्रतिकूल राज्य का अपना जो राज्य है वो कानून बना सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कौन से सूची पे लागू होगा, तो सिर्फ समवर्ती सूची पे लागू होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि समवर्ती सूची में जितने भी विषय रखे गए हैं उस पर राज्य भी सरकार बना सकता है और केंद्र भी सरकार बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में क्या होता है, प्रतिकूलता की भावना आती है, तो उस केस में क्या होता है, केंद्र ही कानून बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के सामने ये बात रखा जाए और राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, तब इस पर राज्य कानून बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति PAC का मुख्य कार्य क्या है, तो कैग की लेखा रिपोर्ट की समीक्षा करना। ठीक है, लोक लेखा समिति होती है वो क्या करती है, कैग की जो भी रिपोर्ट होती है उसका समीक्षा करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं बताने का कोशिश करता हूं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, किस आर्टिकल के तहत, तो 19(1)(f) आर्टिकल 19(1)(f), और इसके बात करें तो 31, एक आर्टिकल 31 भी था। ठीक है, इसके तहत पहले क्या था आपका कि जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन क्या हुआ, एक संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो कौन सा आपका संविधान संशोधन है,
तो आपको बता देता हूं, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। सॉरी, गलत हो गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया और इसके लिए एक अलग से आर्टिकल दे दिया गया। कौन सा? आर्टिकल 301। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, जितना भी बात यहाँ पर मैं आपको बताया ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान का स्थान में अवधिष्ठ होगा जिन्हें नियत करें। देखिए, हिंदी में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। संविधान के आर्टिकल 130 के अनुसार देखो, जो है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, वो दिल्ली में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं या जितने भी जज होते हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर वो चाहें तो दिल्ली के अलावा और कहीं भी स्थान पे बैठ के और किसी राज्य में अपना एक बनाकर वहां पर भी फैसला दे सकते हैं, लेकिन एक कब होगा? जब भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा कर सकता है, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से दिल्ली के अलावा और कहीं पर बैठकर और किसी स्थान पे बैठकर सारी जितने भी फैसले से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो सब कर सकता है। ये आर्टिकल 130 में कहा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया? तो एक कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा? 39A। इसमें क्या बोला गया कि जो गरीब लोग हैं या जो उतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनको वकील प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उनको बिना पैसा के कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा आर्टिकल 39A के तहत। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और ये किस में आता है? तो आपको मालूम है DPSP, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, जिसे भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है? कल भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, तो आपको सब मालूम होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के तहत क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 74 के तहत ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और आर्टिकल 75 में और सब मंत्रियों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये 5वीं अनुसूची है, ठीक है। 6वीं अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों के लिए है, बार बार बोल रहा हूं, असम के लिए है, मेघालय के लिए है, त्रिपुरा के लिए है और मिजोरम के लिए है, ठीक है। इन्हीं 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 6ठी अनुसूची में बोला गया है। बाकी और जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं वो कौन से किस में आ जाएंगे? 5वीं अनुसूची में। तो जब कभी भी क्वेश्चन पूछे आपको बहुत क्लियरिटी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची को किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है? देखिए आपको मालूम है जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और
इन दोनों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, जिसमें 3 सूची है, 4 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार, कौन सी सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो आपको भी मालूम है, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, और अवशिष्ट सूची पे हमेशा और हमेशा केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। अवशिष्ट सूची ऐसे सूची हैं जो बाद में इसमें विषय जुड़े हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, या ऐसे विषय जो बाद में आए हैं, उस समय संविधान जब बन रहा था उस समय नहीं था, उसके बाद ही आए हैं, तो उसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद टीएसी की स्थापना की जाती है? ठीक है, तो देखिए टीएसी जनजातीय जो होता है उनसे रिलेटेड है ये। तो इसका जो आंसर है, यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति हो। अगर देखिए किसी भी राज्य में कम से कम एक भी अनुसूचित जनजाति है तो उस राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। कौन से आर्टिकल के तहत? 244(1). ठीक है, तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से आए हुए सिख, बाकी और कोई भी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? भारत की निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है? तो देखिए वित्तीय समिति एक ही है, प्राक्कलन समिति, जिसका प्राक्कलन समिति क्या करता है? कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करता है। तो वित्तीय समिति, प्राक्कलन समिति। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जो जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसका प्रमुख कौन होता है? तो उसका प्रमुख होता है आपका जिला न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायाधीश उसका प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? देखिए डीपीएसपी से क्वेश्चन है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व से, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आर्टिकल 38 है। ठीक है, 38, और आपको मालूम है डीपीएसपी भाग 4 में है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें, ये सभी डीपीएसपी के ही आर्टिकल हैं, देख लीजिए। आर्टिकल अगर 42 की बात करें तो काम की मानवीय और न्याय संगत परिस्थितियां, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है तो ऐसा नहीं है कि उसको आप काम नहीं देंगे, राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि उसको भी काम देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुजुर्ग है, असहाय है, तो उसको आप बोल दो 100 किलो का बोरी उठाए, ये भी नहीं है। उसके लायक जो न्याय संगत हो वैसा काम दीजिए आप। अनुच्छेद 43 और इसी में मातृत्व की सुरक्षा के बारे में भी बोला गया, प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, आप जानते हैं इसी के तहत मनरेगा जो चलता है गांव में वो भी है। अनुच्छेद 43 क्या है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री आ गई तो उसमें सारा काम रोबोट से ही होगा, ऐसा नहीं है, उसमें श्रमिक भी रखने चाहिए जिससे उनको काम मिलता रहे और उनका निर्वाह होता रहे। और अनुच्छेद 47 में क्या है? ये राज्य का कर्तव्य होगा कि पोषण स्तर, जीवन स्तर, इन सब का बढ़ावा वो करे, योजना लागू कर करके। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा? तो 239 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करता है? ठीक है, तो आपको बता दूं ये, देखिए आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा। देखिए अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर आर्टिकल 32 के अनुसार कार्यवाही कर सकता है और रिट जारी कर सकता है, जिससे आपका मौलिक अधिकार का हनन ना हो।
ये तो हो गया केंद्र की बात, लेकिन राज्य जो हाई कोर्ट है, जो राज्य में हाई कोर्ट होते हैं, वो भी रिट जारी कर सकते हैं। वो किसके तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल 226 के तहत। तो आपको दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और अगर बात करें आर्टिकल 131, तो देखिए इसमें क्या है कि जब कभी भी केंद्र और राज्य में या राज्य और राज्य के बीच विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 133 के तहत। और अगर बात करें 136 की, तो जब निचली आर्टिकल 136 क्या है कि जैसे जो निचली अदालतें होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आपका अधीनस्थ न्यायालय हो गया, उनके द्वारा कोई फैसला दिया जाता है और जो जिसके खिलाफ फैसला दिया जाता है वो संतुष्ट नहीं है, तो आर्टिकल 136 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने अंडर लेके उसके न्यायिक समीक्षा की जांच कर सकता है। सीधी सी बात इतना है, चारों आर्टिकल के बारे में आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? तो ये है भैया जी 39D, ठीक है। डीपीएसपी का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 36 से 51 तक है। आपको एक एक आर्टिकल के बारे में मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 39D क्या बोलता है कि चाहे मेल हो फीमेल हो, और अगर वो एक ही काम कर रहे हैं तो उनको एक ही टाइप का मजदूरी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेल है तो उसे ज्यादा मजदूरी दोगे, फीमेल है तो उसे कम दोगे, जबकि दोनों एक ही तरह के कार्य कर रहे हैं। तो समान काम के लिए समान वेतन की बात आर्टिकल 39D में बोला गया है। और अगर 39A की बात करें तो अभी बता के आया कि कानूनी सलाह फ्री में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के लिए कम से कम आधी राज्य विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होगी? तो देखिए, जब आपके जो संघीय विषय सूची, यानी ये 3 तरह की विषय सूची होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो संघ सूची के विषय में अगर आपको परिवर्तन करना है तो उसके लिए जो राज्य की विधायिका है उसका भी अनुमोदन होना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पंचायतों में महिलाओं की न्यूनतम सीटें कितनी सुनिश्चित की गई हैं? तो जो पंचायत में सरपंच जी का चुनाव होता है, जिसे प्रधान बोलते हैं, उसमें महिलाओं की कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो 33%। और 21 आर्टिकल के तहत, तो देखिए आपको सॉरी, ये भी याद होना चाहिए कि कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 243D। ये आपको अच्छे से इतना चीज तो पता होना ही चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किया जाता है? तो देखिए, कैग की नियुक्ति आपको मालूम है कि 148 के तहत किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें और सारे आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल भारत का महान न्यायवादी हो गया। अगर हम राज्य का एक देखो, महान न्यायवादी और महाधिवक्ता दो होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत जो ये महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और अगर हम यही बात करें 165 के तहत, तो राज्य का महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में बोला गया है। बाकी 324 में चुनाव आयोग होता है, और अनुच्छेद 280 में क्या होता है? वित्त आयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका एक ही लक्ष्य है, क्या आपका? अंतर्राष्ट्रीय व शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। यही डीपीएसपी का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 60 है, संघ और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में है? तो बार बार बता रहा हूं आपको, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया गया है, ठीक है। अगर बता दूं तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 98। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 58। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 59। बाकी जो भी विषय बच गए उन्हें अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया।
73वें संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पंचायती राज संस्थाओं के सतत संचालन को सुनिश्चित करती है? तो क्या है, अगर मान लीजिए पंचायत भंग हो गया तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखिए, क्या है उसका उत्तर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संविधान के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आपको ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको हम मालूम होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन कहीं पर दिख जाए तो उसी के तहत क्या आपको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें आपको पंचायत से रिलेटेड 29 विषयों का प्रावधान किया गया, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? तो ये 2011 में हुआ था। 97वां संविधान संशोधन 2011 क्या बोलता है कि जो सहकारी समितियां होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय था। भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको मालूम है 1950 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू जी, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। और योजना आयोग ही ऐसा था जो लक्ष्य को, गोल को 5 साल में क्या पूरा करना है निर्धारित करके उसके अकॉर्डिंग काम करता था और इससे भारत का बहुत विकास हुआ है इस आयोग के द्वारा, ठीक है, किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? यानी ओथ किस सूची में है? जो जो वो लेते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा, बस बोलने के लिए होता है। देखिए वो 3री अनुसूची में है। इसके बाद और सारी अनुसूची की बात कर लें तो देखिए 4थी अनुसूची में क्या है आपका, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची के अनुसार। 10वीं अनुसूची में है आपका दल बदल कानून। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण। आपको फिर एक बार बता देता हूं, यहीं पर देख लीजिए 6वीं अनुसूची क्या है। 5वीं और 6वीं अनुसूची में आप कंफ्यूज होते होंगे। 6वीं अनुसूची क्या बोलता है? सिर्फ 4 राज्यों के लिए। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 4 राज्यों के लिए आपका क्या है, अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण 6वीं अनुसूची में होगा और बाकी जितने बच गए वो 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 66, लोक सूचना अधिकारी के लिए सूचना उपलब्ध कराने का अनिवार्य, यानी RTI से क्वेश्चन है सीधे सीधे। इसका ऑप्शन है 30 दिन, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? 30 दिन। और अगर जीवन या स्वतंत्र मामले से संबंधित हो तो 48 घंटे में सूचना प्रदान करना ही करना है। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से बचाती है। देखो क्या ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, आप देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है। 12 अनुसूची में से 11 अनुसूची में जितने भी विषय शामिल हैं उसका क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। लेकिन मात्र एक ऐसा अनुसूची है 9वीं अनुसूची जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिसका 9वीं अनुसूची का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। और 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो भूमि सुधार कानून से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए किस अनुसूची का न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, तो वो है 9वीं अनुसूची। इसमें हालांकि बाद में 1973 के बाद इसमें जितने भी कानून ऐड हुए हैं 1973 के बाद उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, लेकिन 1973 से पहले जितने भी हैं उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद विशेष रूप से प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करता है?
देखिए ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो 323A और 323B के अंतर्गत आते हैं। भारत में कौन सा विधिक प्राधिकरण लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर बात करें 1987 में ये आया था, तो आपको मालूम होना चाहिए सब। भारत में केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करने का अधिकार किस संवैधानिक निकाय को है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल भी बताया था। आर्टिकल कौन सा है? 131। आपको ये याद रखना चाहिए, आ सकता है। देखिए पोटी श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई, ठीक है। और भाषाई क्या ये किस राज्य की मांग कर रहे थे? भाषाई आधार पे, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे भाषाई आधार पे, और इसी के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति होती है 1953 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? तो राज्यपाल के पद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आपका अनुच्छेद 153। किस संशोधन को संविधान का लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए? तो आपको मालूम है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया, अनुसूची 7 में संशोधन किया गया, और साथ ही साथ 53 अनुच्छेदों में भी परिवर्तन या संशोधन किए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत संक्रमण क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की नगर पालिका का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर क्या आपका 74। तो देखिए जो संक्रमण होते हैं यानी कि गांव से शहर में बदल रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है नगर पंचायत किया गया। तो 243Q में क्या आता है? आपका नगर पंचायत आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है? तो समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है? तो इस पे क्या है? केवल संघ के लिए है भैया, सॉरी समवर्ती सूची है, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये तो बार बार मैं बता रहा हूं, आपको मालूम चल गया होगा। बाकी देखिए लगभग टोटल 400 क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल भी ऐसे ही 50 क्वेश्चन की सीरीज देख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। बाकी जो भी आपका डाउट हो, जो भी सजेशंस हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या आपके आए हुए हैं, चाहे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हों, सब के सब क्वेश्चंस क्या हैं आपके, जो अभी आपका एनटीपीसी 2024-25 सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है उसमें सभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे 12th लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का हो, उन्हीं में से ये सारे संविधान के क्वेश्चन आए हुए थे, तो वही सब क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे आपको मालूम चल जाए कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछता है। चलिए तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।